जी दोस्तों, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं कलाइडोस्कोप। आज कुछ बात कर लेते हैं शंग्रीला सिक्योरिटी डायलॉग की, जो आज 12 जून को सिंगापुर में ख़त्म हुआ। 10 से 12 जून तक ये डायलॉग चला और ये 19वां सालाना इजलास था शंग्रीला डायलॉग का। ये इनिशिएटिव 2002 से शुरू हुआ और ये लिया एक लंदन बेस्ड थिंक टैंक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। उन्होंने शुरू किया, उस वक्त तो बड़े पैमाने पे नहीं था, लेकिन आज 20 साल के अरसे के बाद ये जो है पौधा उन्होंने लगाया था, बड़ा एक पूरा दख्त बन गया है और इसमें लोग बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। और इस साल भी तकरीबन 42 ममालिक ने इसमें शिरकत की और डेलीगेट्स तो और भी बेशुमार थे, लेकिन ऑफिशियली जिनके मिनिस्टर्स ऑफ डिफेंस या जनरल्स या ऑफिशियल जो रिप्रेजेंटेशन थी वो 42 ममालिक से थी। और उसमें कतर भी था, द मालदीव्स, इसी तरह भारत। और भारत की अलबत्ता इस वक्त इस साल जो नुमाइंदगी की वो उनके वाइस एडमिरल हैं, ईस्टर्न जो कमांड है, नेवल कमांड, उनको उसके चीफ हैं बिस्वजीत दासगुप्ता। वाइस एडमिरल बिस्वजीत दासगुप्ता ने भारत की डेलीगेशन को रिप्रेजेंट किया। और 2000 इस साल जो की नोट स्पीकर थे, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस डायलॉग की अहमियत का, कि इस साल जो की नोट स्पीकर थे वो जापान के प्राइम मिनिस्टर किशिदा फूमियो थे। और 2019 में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ही की नोट स्पीकर थे और उससे पहले 2018 में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की नोट स्पीकर थे। तो ये आप देखिए कि किस लेवल की पार्टिसिपेशन होती है। और फिर पाकिस्तान भी इसमें पार्टिसिपेट करता रहा है। और लास्ट टाइम मेरा ख्याल है जो हमने पार्टिसिपेट किया था वो हमारे 2017 में हमारे जो थे जनरल ज़ुबैर महमूद हयात, जब वो चेयरमैन थे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, तो उस हैसियत से उन्होंने शिरकत की है। वहाँ उन्होंने तकरीर भी की थी और पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव पेश किया था सिक्योरिटी के मामलात पे। इस साल भी जो है काफ़ी यूँ महसूस हो रहा था कि टेंशन बहुत ज़्यादा है अमेरिका और चाइना के दरमियान, ख़ास तौर पे ताइवान को लेकर, क्योंकि अमेरिका में कुछ हल्के इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि चाइना ने पूरी तैयारी कर ली है कि 2025 से लेकर 2030 में किसी वक्त वो ताइवान को क़ुव्वत के ज़रिए दोबारा ज़म करेगा चाइना में। आप सब जानते हैं कि ज़्यादातर दुनिया में जो है वो वन चाइना पॉलिसी है, लोग उसको उसी को सामने रखते हुए अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं। बल्कि अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी ही को परसू करता है। उनका कहना यही है कि ठीक है, हम मानते हैं कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, लेकिन हम जो फोर्सफुली अगर मेनलैंड चाइना ताइवान को ज़म करने की कोशिश करेगा तो उसको हम जो है नहीं होने देंगे। अगर ताइवानीज़ ख़ुद शामिल होना चाहते हैं मेनलैंड चाइना में तो वेलकम। और इसीलिए जो ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 का है उसमें बड़ा क्लियरली इन चीज़ों को आर्टिकुलेट किया गया है। उसके बाद अमेरिका और चाइना के दरमियान बहुत से जॉइंट कम्युनिकेज भी हैं, जिसमें अमेरिका इस बात का अदा करता है कि वो वन चाइना पॉलिसी पे ही बिलीव रखते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जूँ चाइना तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है तो यूएस को ये ख़दशा है कि कहीं और अगले 20-30 साल में कहीं चाइना ओवरटेक ना कर ले यूएस को एज ए सुपर पावर। और यही ख़दशात हैं और उनको ये भी ख़दशा लगता है कि जो इंटरनेशनल जो सिस्टम है जो इस वक्त वो डोमिनेट करते हैं, उसको भी ये है कि चाइना तब्दील ना करे। जो वो कहते हैं कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम, कहीं वो चाइना तब्दील ना कर दे, ये भी उनके यहाँ एक चीज़ रहती है। तो वो इस चाइना को काउंटर करने के लिए मुख्तलिफ़ इनिशिएटिव्स हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें एशिया पैसिफिक में तो क्वाड जो है एक इनिशिएटिव है और उसमें चाइना को ही काउंटर करने के लिए साउथ चाइना सी में हो या आसिया में हो, इन तमाम इस इलाके में चाइना को कंटेन करने की कोशिश की जा रही है।
दूसरी तरफ जब हम दोनों की इस डायलॉग में इस साल, चूँकि चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर भी थे जो कि 2011 से अटेंड कर रहे हैं, और जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, वो भी वहाँ मौजूद थे। तो अगर आप उनकी स्पीचेस देखिए तो उसमें बड़ी टेंशन नज़र आती है, क्योंकि अमरीकी सेक्रेटरी डिफेंस ने तो बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर चाइना ने ताइवान को मर्ज करने की कोशिश की फोर्सफुली तो उसके बड़े संगीन नताइज निकलेंगे। दूसरी तरफ चाइनीज़ फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर ताइवान ने आज़ादी डिक्लेयर की तो फिर चाइना के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा और वो बहुत स्विफ्टली इस पर कब्ज़ा कर लेगा। अब इस लोग ये भी मुआवजा कर रहे हैं कि जिस तरह रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो चाइना भी कर सकता है, हालांकि दोनों सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ हैं। यूक्रेन तो चूँकि एक आज़ाद मुल्क था, सॉवरेन मुल्क था, तो उसमें ऑब्वियसली एक एग्रेशन है रशिया की तरफ से, गो कि उसके भी कुछ कंसर्न्स हैं जो कि वेस्टर्न दुनिया ने इसको स्टोक किया। और अगर यूक्रेन कह देता कि हम नेटो में शामिल नहीं होते तो कोई वजह नहीं थी, जो पहले उन्होंने कमिटमेंट दे रखी थी, लेकिन बहरहाल लोग इसका मुआवजा कर रहे हैं। हालांकि और दूसरी तरफ ताइवान कोई ना यूएन का मेंबर है ना कोई इंडिपेंडेंट स्टेट है, उसको ज़्यादातर दुनिया मेनलैंड चाइना का हिस्सा ही समझती है और ज़्यादातर ममालिक के डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है चाइना, बल्कि हम चाइना को, ताइवान को हम रिकगनाइज़ ही नहीं करते, तो हमारे उनके साथ रिलेशन तो दूर की बात। तो इस वजह से हम उनको चाइना का हिस्सा ही समझते हैं। तो इस वजह से अब ये एक टेंशन सी है अमेरिका और चीन के दरमियान, क्योंकि जूँ चीन इकनॉमिकली ग्रो कर रहा है, अपने आप को दिफाई एतबार से नाकाबिल तस्खीर बना रहा है, तो एक लिहाज से कंसर्न तो है वेस्टर्न दुनिया में कि चीन अब ताइवान पे कब्ज़ा कहीं ना कर ले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीन कोई बहुत जल्दी करेगा। इवेंचुअली तो ये होगा, अब ये कब होता है इसके बारे में कुछ क़तई तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर ताइवान ने कोई मिस स्टेप लिया, अगर उसने वाकई अपने आप को, या फिर अमेरिका ने अगर उसको पुश किया कि भाई आप इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करें चाइना से, तो फिर मामलात ख़राब भी हो सकते हैं। जिस तरह अमेरिका ने यूक्रेन के साथ किया, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को मजबूर करते रहे कि आप बिल्कुल ये कमिटमेंट मत दीजिए कि आप नेटो में शामिल नहीं होंगे, और उनको फिर अब तो बिलियंस के हिसाब से आर्म्स भी दे रहे हैं, वेपन्स भी दे रहे हैं। तो अब वो एक लिहाज से मुश्किल में तो फंस गई है यूक्रेन के लोग, जो वहाँ पे तबाही फैली है इस जंग से, वो हम सब देख रहे हैं। तो चाइना इस मामले में बड़ा केयरफुल होगा, और मेरा अपना ख्याल यही है कि ताइवान के लोग भी यूक्रेन की जंग से कुछ तो सबक सीखेंगे। लेकिन ताइवान यूक्रेन की तरह नहीं है कि वहाँ पे बड़ी रेजिस्टेंस होगी। यूक्रेन तो बहुत बड़ा मुल्क है, वसी बहुत बड़ी उनके पास इलाका है। ताइवान तो छोटा सा आइलैंड है, तो चाइना के लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए उसको अपने अंदर मर्ज करने का, अगर मिलिटरीली वो देखें तो। अगर ताइवान कोई ऐसा स्टेप लेता है कि अपनी इंडिपेंडेंस या अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी डिक्लेयर करता है, तो ये है एक, हमें भी चाहिए कि हम इस डायलॉग में पार्टिसिपेट करते रहें। एक लिहाज से तो बड़ा अहम है ये जो है, क्योंकि इसमें मार्जिनस पे हमें बायलैटरल मीटिंग्स भी हो जाती हैं इस किस्म के इवेंट्स पे। और फिर पाकिस्तान एक अहम मुल्क है साउथ एशिया में, तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने आप को इसमें दूँ। मुझे यकीन है कि IISS ने हमें भी इनवाइट किया होगा, लेकिन हमारी तरफ से कोई ऑफिशियल पार्टिसिपेशन नहीं हुई। मुझे ये भी याद है कि पाकिस्तान और IISS का, जब मैं भारत में अपने लंदन में डिप्टी हाई कमिश्नर था, तो वहाँ हमने एक डायलॉग प्रोसेस शुरू कराया था, स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन IISS एंड फॉरेन ऑफिस। मुझे अब मालूम नहीं है कि उस डायलॉग अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर ख़त्म हो गया तो उसको दोबारा शुरू भी होना चाहिए, ताकि हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहें। फिर हमें IISS से कुछ सीखना भी चाहिए। हमारे यहाँ थिंक टैंक्स का जो एक है मामला, वो थिंक टैंक्स तो रही नहीं, वो अपना बस ज़्यादातर जो है रिसर्च का काम हमारे यहाँ नहीं होता, और ज़्यादातर इसमें भी पॉलिटिक्स ही होती है, और ज़्यादातर एक कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं है कि पॉलिसी रिकमेंडेशंस वहाँ से आएँ हुकूमत को। तो ये एक है थिंक टैंक्स का, हमारा वो कल्चर अभी बना नहीं है सही मानों में।
फिर हमने भी पिछले साल 2-3 मरगला डायलॉग का प्रोसेस शुरू कर दिया, फिर एक इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग का प्रोसेस। तो इतने बहुत से प्रोसेसेस आप शुरू कर देंगे तो कहीं भी फोकस नहीं रहेगा। तो मेरा इसके बारे में कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो मैं जो मुख्तदर इलाके हैं उनको दूंगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल आज मैंने सोचा कि शंग्रीला डायलॉग पे कुछ बात कर लें। देखते रहिए कलाइडोस्कोप। अल्लाह हाफ़िज़।